नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएम क्लासेस। मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस को। तो जो थर्ड शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन आए थे, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। यहाँ पर ऊंचाई की बात आई है तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगेगा E बराबर mgh। E बराबर mgh। m दिया गया है 70 kg, 70 g होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है g, और h ऐसे ही रहेगा। E दिया है 9800। अब यहाँ से हम काट देंगे इसको, 7 एकम 7, 7 चौको 28। तो हाइट कितने निकलेगी? हाइट निकलेगी 14 मीटर। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? तो हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा होता है। इसमें एक कक्षा पाई जाती है केवल और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है Mg12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282। और यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,2। लास्ट में दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक ही समूह में मिलेंगे क्योंकि दोनों के अंतिम कक्षा में बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो इनका समूह एक होगा और एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 4। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? बात सल्फ्यूरिक अम्ल की आई है और 25 ग्राम क्वांटिटी दी गई है, तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। मोलर द्रव्यमान के लिए हमें इसका रासायनिक फार्मूला पता होना चाहिए, जो होता है H2SO4। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के अणु दिए गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। सल्फर का होता है 32, तो यहाँ पर 32। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और 4 अणु हाइड्रोजन के दिए गए हैं, 16 चौको 64 हो जाएगा। इनको सबको ऐड कर देंगे, 4 2 6 2 8, 6 3 9, 98। यहाँ पर 98 इसका मोलर द्रव्यमान सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकला है 98 ग्राम। 98 ग्राम, यानी इसके H2SO4 के 98 ग्राम में 1 मोल होगा। 98 ग्राम में 1 मोल होगा तो 25 ग्राम में 1/98 गुणे 25। इसको हम काट देंगे, 0.255। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो परमाणु के भीतर, ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया है जो कल भी आया था, कल वाले सेट में भी था। परमाणु के भीतर की बात हो रही है, तो परमाणु के भीतर होता है नाभिक। नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो आरोपित बल होता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर वाला था, उसको जरूर याद रखना क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय। यहाँ पर प्रत्यय से आशा है कि आखिरी में उसके क्या लगाया जाता है। जो कीटोन समूह होता है उसके नामों के आखिरी में क्या लगाया जाता है। तो जब आल की बात होती है तो एल्कोहल समूह में लगाया जाता है, एल्कोहल समूह में आल लगाया जाता है। और जब अल की बात आती है तो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड समूह में अल लगाया जाता है। और ओइक लगाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो होता है उसमें आखिरी में प्रत्यय उसका ओइक होता है। और ये जो कीटोन समूह होता है इसके आखिरी में प्रत्यय लगाया जाता है ओन। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी ओन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है वृषण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी? जब ये हमें बताना है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गोली छूटने के पहले का संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग P बराबर होता है mv। संवेग का सूत्र होता है mv। तो हमें गोली छूटने के पहले का संवेग
गोली छूटने के बाद का संवेग निकालना होगा। उसके बाद संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों का संवेग बराबर करेंगे और गोली की ये बंदूक की प्रतिघाती गति निकल आएगी। तो देखते हैं इसका जो गोली छूटने के पहले का संवेग होगा वो होगा 0, क्योंकि दोनों की प्रारंभिक वेग होगा v बराबर 0। प्रारंभिक वेग 0 होगा। जब तक गोली नहीं छूटी है तब तक बंदूक भी उसी जगह स्थित है, गोली भी उसी जगह स्थित है, वेग होगा 0। तो जब mv होगा और v होगा 0 तो यहाँ पर संवेग हो जाएगा 0। तो दोनों का प्रारंभिक संवेग 0 होगा। तो ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से पता है कि पहला संवेग होगा 0। दूसरा संवेग देखते हैं निकाल के। तो दूसरा संवेग, गोली का द्रव्यमान m है 0.04 और वेग है v 90 मीटर, प्लस इसका बंदूक का देखते हैं। बंदूक का द्रव्यमान है 120 किलोग्राम गुणे इसका वेग अभी हमको पता नहीं है तो v मान लिया। यहाँ से निकलेगा 3.6 प्लस 120 v बराबर 0। हाँ, यहाँ से हमको v निकालना है तो 120 v बराबर -3.6 v। यहाँ से ये 120 नीचे आ जाएगा, v बराबर -3.6 बटे 120। अब आगे देखते हैं v बराबर कितना आया था, 3.6 बटे 120 आया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटा के यहाँ पे ले आएंगे, ये दशमलव यहाँ से हटा के यहाँ ले आएंगे। 2 अंक बाद ये हटाया दशमलव, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 2 जीरो का मतलब गुणे 10 के घात 2 भी लिख सकते हैं। 10 के घात को ऊपर ले जाएंगे 2 को, तो यहाँ पर हो जाएगा -360 बटे 120 गुणे 10 के घात -2। इससे काटेंगे बारतियाँ 36, -3 गुणे 10 के घात -2 आ जाएगा v। तो ये गोली का प्रतिघाती वेग कितना आया, -3 गुणे 10 के घात -2। वेग बताता, वेग अगर माइनस में आया है तो ये बताता है कि गोली बंदूक पीछे की तरफ, बंदूक का प्रतिघाती वेग क्या होगा, पीछे की तरफ 3 गुणे 10 के घात -2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ये 3 गुणे 10 के घात -2 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कार्य करने की दर क्या कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो ये सीधा सीधा परिभाषा रेलवे ने उठा के ग्रुप डी में रख दी है। शक्ति जो होती है, शक्ति की परिभाषा होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यही परिभाषा ग्रुप डी ने उठा के अपने पेपर में रख दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, तो वो कौन सा रसायन है, वो रसायन है सुबेरिन। सुबेरिन एक ऐसा रसायन है जो कार्क सेल में मौजूद एक गैसों और पानी के प्रवेश को ये रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है वो क्या कहलाता है। तो जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन की मौजूदगी की वजह से जो पौधे होते हैं वो सूरज की रोशनी की ओर झुकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। जिब्रेलिन पौधों के विकास में मदद करता है और जो साइटोकाइनिन होता है ये कोशिका की वृद्धि और कोशिका का विभेदीकरण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या क्रिया करता है जिससे साधारण नमक बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसको क्रिया करके क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं, जो कोई विस्फोट होता है उसके कारण जो समुद्र पर लहरें बनती हैं वो कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं या अनुदैर्ध्य। अगर अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं, जो तरंग की लहर है, जो तरंग की लहर है उसके लंबवत, इसके माध्यम के कण तरंग के लंबवत होते हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं इसमें तरंग की लहर के जो माध्यम के कण होते हैं तरंग की लहर की दिशा में ही गति करते हैं। तो जब कोई विस्फोट होता है तो समुद्र के तल में बहने वाली लहरें अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। आपका ऑप्शन बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है। कार्य शून्य, जब कार्य W बराबर 0 और फार्मूला क्या होता है कार्य का, W बराबर FS cos थीटा। यहाँ पर आपको थीटा का मान निकालना है, W बराबर 0 दे दिया गया है। FS कोई भी अंक होगा आपका, अगर थीटा का मान यहाँ पर रखना है ऐसा कि कास थीटा 0 हो जाए तो थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री। कास
काश 90 क्या होता है, 0 होता है। काश 90 बराबर 0 होता है, तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तरंग की आवृत्ति की बात करें तो तरंग की आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं, किसी भी तरंग में 1 सेकेंड में जितने भी कंपन होंगे वही उसकी आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर निकालते हैं, 2.5 सेकेंड में 40 कंपन दिया गया है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 40/2.5। यहाँ से निकालेंगे 25 एकम 25, 25 छक्का 150, हाँ 16 हर्ट्ज। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए 16 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं, कौन सा ऐसा समूह जिसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं। अभी मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जब कोई प्रश्न आया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो 18वां समूह होता है उसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं, उन्हें नॉवेल गैसों का समूह भी कहा जाता है। वो शून्य समूह उसको कहा जाता है। ये समूह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और ग्रुप डी बार बार इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ रहा है, इसलिए इसको बहुत सही से तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, पहाड़ से जो पिंड गिर रहा है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है या क्या होता है। तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। जैसे बांध में रुका हुआ बल है उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। जो बांध का पानी होता है उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। उसी प्रकार पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन 17 जो आए थे। ये क्वेश्चन आए थे 17 सितंबर 2018 की थर्ड शिफ्ट में। तो इन क्वेश्चनों को, ये साइंस के क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एनटीपीसी, ग्रुप डी या डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चैनल को सब्सक्राइब करिए।